जी हाँ, मूविंग फॉरवर्ड हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं जो कि बड़ी बेसिक है और बड़ी ज़रूरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो है जी पेज साइज़, पेज रूलर और इंडेंटेशन मार्क्स। तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। अभी आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस फाइल है। इस प्रैक्टिस फाइल वही है जो कि हम लोग पहले भी यूज़ की हमने स्टाइल्स को समझने में भी। तो इस दफ़ा हम उसके ऊपर वो काम नहीं करेंगे, हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट मैं आपको एक बताने लगा हूँ जूम आउट करने के लिए। मेरे पास एक माउस है, इस माउस से मैं कुछ जो कैलकुलेशंस हम आप लोगों के सामने करता हूँ, और मेरा जो दूसरा हैंड है जो कि इस वक्त लेफ़्ट हैंड है वो कीबोर्ड के ऊपर ऐसे पड़ा होता है कि मेरा हाथ के नीचे कंट्रोल शिफ्ट और इस तरह की चीज़ें बटन जो है ना वो सेट हुए होते हैं। तो देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट शुड बी योर स्टांस जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि यू हैव टू डू सम इनपुट। आपने कीबोर्ड और माउस और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो करनी है। मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को बड़ा आइडियल समझता हूँ कि हम इस तरह से प्लानिंग करें, इस तरह से अपना कंप्यूटिंग करें कि कंप्यूटिंग के अंदर हमारी तरफ से जो टास्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म हो। तो इसलिए मुझे काफ़ी आसानी, ज़्यादा बेहतर मुझे ये लगता है कि मैं माउस यूज़ करूँ एज़ कम्पेयर टू टच पैड। ठीक है, क्योंकि व्हेन यू वांट टू यूज़ द टच पैड यू हैव टू चेंज योर हैंड स्टाइल, हैंड पोजीशन आपको चेंज करनी पड़ती है और कर्सर के ऊपर लेकर जाना होता है। एंड यू डोंट नो वेयर इज़ योर कर्सर। जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसके ऊपर हाथ लेकर आएंगे तो आपको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि वेयर इज़ योर कर्सर, और फिर उसके बाद जहाँ पे ले जाना है आप वहाँ पे जाके अपने वो जो है ना वो कर्सर को क्लिक करेंगे। और इसके अलावा इस कीबोर्ड के ये जो माउस होता है इसके अंदर व्हील होता है। आप उस व्हील से डिफरेंट टाइप के फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ एडिशनल बटन्स हो सकते हैं जिससे कुछ एडिशनल फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कंप्यूटिंग के अंदर आपको इन चीज़ों के ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा माउस लें आप, क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है और ये हर दफ़ा आपको जो है वो इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, अच्छा हम इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने की, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की बात करें। मैं इस वक्त अगर स्क्रीन पे हूँ और अगर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँ और माउस को उसके ऊपर जो व्हील है उसको मैं मूव करूँ तो वो जूम इन और जूम आउट का इफ़ेक्ट देता है। लेट सपोज कि मैं उसको पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ वो उसको जूम आउट करता चला जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करते करते हर पेज छोटा होता जा रहा है। और जैसे जैसे पेज छोटा होता जा रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर इन पेजेस की विजिबिलिटी डिफरेंट होती जा रही है। ठीक है, अगर आप व्यू पे क्लिक करें तो आपको व्यू पे यहाँ पे पेज मूवमेंट जो है वो नज़र आएगी और यहाँ पे जूम नज़र आएगा। तो जूम के अंदर क्या है जी कि आप जूम इन और जूम आउट करें और वन पेज पे क्लिक करें तो इसका मतलब ये होगा कि वो पूरी स्क्रीन को इस तरह से जूम आउट कर देगा कि आपके पास अवेलेबल जगह में सिर्फ एक पेज नज़र आ रहा है। मल्टीपल पेजेस का मतलब है कि अवेलेबल जगह में जितने पेजेस हो सकें वो दिखा दे। जैसे जैसे कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप जूम आउट करते जाएंगे आपके पास मल्टीपल पेजेस आते जाएंगे। एक और जूम सेटिंग होती है जिसे हम पेज विड्थ कहते हैं, यानी कि पेज को इतना जूम कर दे, पेज को इतना जूम कर दे कि वो उसकी विड्थ जो है वो बराबर हो जाए। ठीक है जी, इसे मैं जूम आउट करता हूँ दोबारा से। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज समटाइम यू हैव टू मूव विद इन योर डॉक्यूमेंट और आपने अपने डॉक्यूमेंट की एक पेज की एक ओवरऑल व्यू लेना होता है कि ये पेज जो है ये किस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको स्टेटस बार के ऊपर भी जूम नज़र आएगा और ये जूम जो है एक स्लाइडर है जिसे आप लेफ़्ट राइट मूव करके ड्रैग या ड्रॉप करके तो आप इसको पेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट सेटिंग्स थी जूम इन या जूम आउट की। जैसे ही मैं जूम आउट करता हूँ आपको पेज नज़र आता है। इस पेज का स्क्रीन के ऊपर तो चले ठीक है एक डिस्प्ले है, लेकिन इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो रियल लाइफ में हार्ड फॉर्म में इसका क्या साइज़ होगा, दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस। ठीक है जी, इसके लिए आपको जाना है लेआउट की टैब में। तो लेआउट की टैब में आपको दो तीन चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें से हम तीसरी चीज़ से शुरू करेंगे। ये है जी आपका पेज साइज़। पेज साइज़ क्या होता है? पेज साइज़ नॉर्मली ये होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है इसमें इसका पेज साइज़ क्या है। इस वक्त ये पेज साइज सेलेक्ट हुआ हुआ है लेटर। ठीक है, क्यों सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये इसलिए कि ये लेटर जो है ये हाईलाइट हुआ हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली जो वर्ड आप इंस्टॉल करते हैं उसमें पेपर का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो लेटर होता है। ठीक है, और हम लोग जब प्रिंट करते हैं जो फोटोकॉपी का वाला कागज़ होता है वो A4 साइज़ का होता है। ठीक है, जो कि ये नीचे आपको नज़र आ रहा है A4। लेकिन A4 और लेटर में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है।
हर पेपर की लेंथ और विड्थ जो है वो उसके नीचे लिखी होती है, पहले विड्थ लिखी होती है फिर इसकी लेंथ लिखी होती है। तो अगर आप इन दोनों को आमने सामने कंपेयर करें तो A4 की जो विड्थ है डैट इज़ 8.27 इंचेस और जो लेटर की विड्थ है डैट इज़ 8.5 इंचेस। लेटर की विड्थ थोड़ी सी यानी कि 0.23 इंच ज़्यादा होती है, ठीक है, ये शायद एक नाखून जितनी। और लेटर की जो हाइट है वो 11 इंच है, जबकि A4 की जो हाइट होती है वो 11.69 इंचेस होती है। ये आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि A4 का जो लेटर है ये थोड़ा सा पतला होता है लेकिन थोड़ा लंबा ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप लेटर के ऊपर अपना डॉक्यूमेंट बना लें या A4 पे डॉक्यूमेंट बना लें उससे प्रॉब्लम कोई नहीं होती, वो तकरीबन एक जैसा ही आपको इम्पैक्ट आता है। लेकिन इट इज़ आइडियल कि आप सबसे पहले बुक बनाने से पहले या कोई भी बड़ा डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आप अपना पेज साइज़ सेलेक्ट करें कि आप कौन से पेज साइज़ पे इसको अल्टीमेटली प्रिंट करने वाले हैं। पेज साइज़ में जो A सीरीज़ है ये बहुत मज़े की सीरीज़ होती है। A सीरीज़ जो होती है ये आपको डिफरेंट टाइप की जो है ना वो फॉर्मेटिंग देती है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं पेज साइज़ दोबारा से लेटर करता हूँ और आप देखें कि आपके पास 9 पेजेस हैं और 9वें पेज पे ये तकरीबन कुछ 6-7 लाइंस जो हैं 8 लाइंस ये गई हैं। मैं ऐसे करता हूँ कि इन लाइंस को रेड कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि 10वें पेज पे, ये 10th पेज पे है जी, ये देखें नीचे 10 of 10 लिखा हुआ है, शायद मेरे पीछे है लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 10वां पेज है। कैसे 10वां पेज है अभी देख लेते हैं, जूम आउट करके देखते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जैसे ही मैं अपना पेज लेआउट चेंज करके A4 करता हूँ तो आप देखें कि 9 पेजेस में ये डॉक्यूमेंट मेरा थोड़ा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने कहा था ना कि लेंथ का फ़र्क है सिर्फ, तो ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो लेंथ का फ़र्क है। तो A4 की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है 11.69, जबकि लेटर की लेंथ जो है वो 11 है, सही है। तो उसी हिसाब से देखें उसने डॉक्यूमेंट जो है वो सेट करके आपको दिया है। अब जैसे ही मैंने इसको A4 किया है तो इसके 3 और 3 6 और 3 9 ये हमारी जो है ना ये टोटल अब पेपर साइज़ हो गया है, टोटल हमारे पेजेस हो गए। तो ये जो पेज है A4 ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है और क्योंकि आप लोग जब कॉपी वगैरह कराते हैं तो आपके पास A4 साइज़ का जो पेपर होता है वो मौजूद होता है। अच्छा, अब A4 साइज़ का पेपर ये एक्चुअली पूरी सीरीज़ है, A4 A5 A6 है और उससे पहले A1 होता है, ठीक है। तो ये ज़रा समझने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास ये पेपर मौजूद है तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं A4 साइज़ का एक पेपर पकड़ता हूँ। इस A4 साइज़ के पेपर को आप ये देखें आपके सामने, ये है जी A4 साइज़ का पेपर जो इसकी फ़िज़िकल फील है। अगर मैं इसको जो इसकी लंबी साइड है इस साइड से इसको फोल्ड कर दूं और हाफ कर दूं तो A4 का हाफ पेपर बन जाएगा, ठीक है जी। ये जो पेपर साइज़ है ना इसे हम कहते हैं A5, ठीक है। और अगर हम इस A5 को मज़ीद हाफ कर दें उसकी लेंथ वाइज तो ये जो पेपर साइज़ है इस पेपर साइज़ को A6 कहते हैं, ठीक है। तो आप लेंथ वाइज फोल्ड करते जाएंगे तो वो नीचे 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 जाता जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी पेपर को इसकी जो लेंथ वाइज ऐसे फोल्ड करूँगा तो ये मेरा A7 का पेपर साइज़ हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से ज़रा गौर से देखिएगा, जस्ट टू टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द पेपर साइज़। ये पेपर साइज़ जो है इस वक्त क्या है A6 पेपर साइज़ है। जैसे ही मैं इसको हाफ पे अनफोल्ड करूँगा तो ये बड़ा पेपर बन जाएगा यानी कि A5 और इसको और बड़ा करूँगा तो ये A4। अब ज़रा इमेजिन करें कि मैं इसको एक दफ़ा और खोल रहा हूँ तो वो जो बड़ी सी शीट बन जाएगी उसे हम A3 कहेंगे और उसे बड़ी शीट को एक दफ़ा और हाफ पे खोलूँगा मैं तो वो मेरे लिए A2 और इसी तरीके से A1 बन जाएगी। तो ये A1 जो है एक बड़ा पेपर साइज़ होता है, उसको हाफ करते जाएँ तो वो जो है वो छोटा पेपर बनता चला जाता है। इसकी जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये है कि जनाब अली इनके दरमियान में कोई भी पेपर साइज़ हो A1 A2 A3 A4 इनकी लेंथ और विड्थ के दरमियान में जो रेशो होती है ना वो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की होती है, ठीक है। 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की और स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.4 समथिंग बनता है। तो इस तरीके से लेंथ और विड्थ की जो रेशो होती है वो आपकी बड़ी ईजीली ये 1.414 बनती है।
तो चाहे पेपर साइज ए हो, बी हो, A1 हो, A2 हो, A3 हो, A4, A5, A6, इनकी लेंथ और विड्थ पे हमेशा ये वाली रेशो बनेगी। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सेम गोज विद बी साइज पेपर, ठीक है। तो पेपर साइज के अंदर अगर हम गौर से देखें तो एक पेपर आपको यहीं से देखें ना समझ आ जाएगी, A3 है और A4 है, तो जो A3 की जो विड्थ है वो A4 की लंबाई है, सही है। इसी तरीके से बी सीरीज़ भी होती है, B1, B2, B3, B4, ये भी इसी तरीके से चलते हैं, लेकिन उनकी स्टार्टिंग रेशो डिफरेंट होती है। लीगल एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर साइज़ है जी, जो आप लोगों को A4 के अलावा नज़र आता होगा। तो मार्केट में दो बड़े पेपर साइज़ नज़र आते हैं, लीगल और लेटर। लीगल पेपर जो होता है ना, ये लंबा होता है ज़रा ज़्यादा, ठीक है। चौड़ाई में ये लेटर की तरह का होता है, सॉरी मैं गलत बोल गया। मार्केट में दो इंपॉर्टेंट पेपर साइजेस आपको नज़र आएंगे, लीगल का पेपर साइज़ और A4 का पेपर साइज़, ठीक है। लीगल और A4 नॉर्मली बुक्स वगैरह के लिए जो किताबें आप पढ़ते हैं, जो नोट्स पढ़ते हैं, वो A4 साइज़ के होते हैं, और जो लीगल होता है ना वो तकरीबन सेम विड्थ का होता है लेकिन लंबा पेपर होता है, ठीक है। लीगल के आप देखेंगे 8.5 इंचज़ की विड्थ है और 14 इंचज़ की हाइट है, यानी कि वो A4 से तकरीबन 2.5 इंच बड़ा होता है। जारी बात है उसमें फिर लाइंस भी ज़्यादा होंगी। तो इनफ फॉर द पेपर्स, पेपर साइज़ हम लोगों ने देख लिया है। अब हम अगली चीज़ की तरफ चलते हैं, विच इज़ द पेपर मार्जिन। अगर आप देखें, हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि किसी भी पेपर के अंदर जब हम लोग उसको व्यू करते हैं तो उसकी लेफ़्ट या राइट और ऊपर और नीचे कुछ जगह छोड़ दी जाती है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल J करता हूँ तो अब आपको पेज नज़र आ रहा है, जितना जितना उसमें लिखा जाना था वो लिखा हुआ है। इसकी लेफ़्ट राइट ऊपर और नीचे कुछ जगह छोड़ी हुई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड छोड़ देता है। इसे हम पेज का मार्जिन कहते हैं, ठीक है। पेज का मार्जिन ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी देखें तो आप देखेंगे कि उसमें लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कुछ मार्जिन छोड़ा हुआ है। ये जो पेज मार्जिन होता है ना जनाब, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेआउट की टैब में पेज सेटअप के अंदर साइज़ हमने देख लिया, मार्जिन की तरफ चलते हैं। मार्जिन जो होता है, जो नॉर्मल मार्जिन है, टॉप से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, लेफ़्ट से 1 इंच और राइट से 1 इंच छोड़ दें तो ये दिस इज़ व्हाट वी कॉल ए नॉर्मल मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन में अगर आप गौर से देखें, आपको देखने में शायद लग रहा होगा कि ऊपर और नीचे थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नीचे और ऊपर एक जैसी जगह है। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। नैरो मार्जिन जो है ये आपके पास होते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि नैरो मार्जिन हो गया है। अच्छा, नैरो मार्जिन से क्या फ़ायदा होगा? अब आपके पास एक पेज पे ज़्यादा टेक्स्ट लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले जो आपका 9 पेजेस पे डाटा आ रहा था वो अब कम होके शायद हो सकता है 5, 6 या 7 डॉक्यूमेंट्स पे पहुंच जाए। तो अगर मैं आपको एंड वाले पेज पे ले जाऊं और यहाँ पे आप देखें ये 7 पेजेस रह गए हैं। आप जूम आउट करें, व्यू पे क्लिक करते हैं, हम मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करते हैं तो आप गौर से देखें ये 7 पेजेस हैं। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्यों? क्योंकि हमने हर पेज का मार्जिन सेट कर लिया। जैसे ही हमने मार्जिन चेंज किया तो एक पेज पे ज़्यादा डाटा आना शुरू हो गया और हमारे पेजेस जो है वो कम हो गए। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा जब आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, आप जहाँ पे भी टेस्ट दे रहे हो किसी सब्जेक्ट का, तो उसके लेफ़्ट राइट में मार्जिन थोड़े कम होते हैं ताकि वो पेजेस बचाए जा सके। तो आपने अगर पेजेस बचाने हैं तो आप मार्जिन कम कर सकते हैं। आप मार्जिनस को जितना मर्जी सेट कर लें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। लेआउट पे जाते हैं, मार्जिन पे क्लिक करते हैं। मॉडरेट मार्जिन भी होता है, वाइड मार्जिन भी होता है, मिरर मार्जिन भी होता है। हम कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं। तो कस्टम मार्जिन पे आपसे खुद पूछेगा बताओ अपनी मर्ज़ी से सेट कर लो। तो मैं कहता हूँ जी टॉप 0.1 इंच, बॉटम 0.1 इंच, लेफ़्ट 0.1 इंच और राइट भी 0.1 इंच। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वो आपको दिखाएगा कि पेज जो है वो तो बिल्कुल नुकरों में घुस गया है टेक्स्ट, और उससे हमारा जो है वो बचत भी नहीं हुई इतनी, ठीक है। अगर मैं पुरानी फॉर्मेटिंग में देखूँ तो वो भी 7 पेजेस थे और ये भी 7 पेजेस हैं। क्यों? क्योंकि अब वैसे ही ऑलरेडी नैरो मार्जिन जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा घुसा हुआ था। तो हमने थोड़ा सा उसको और आगे किया है तो उससे हमें कोई इतना फ़र्क नज़र नहीं आया। आप ये देखें कि आखिरी पेज पे ये इतना सा जो डाटा है, चले इसको मैं रेड कर देता हूँ सारे को, और मैं लेआउट में से जाके मार्जिन जो है वो थोड़े चेंज करता हूँ, नैरो मार्जिन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो आप देखें कि इतना सा ही फ़र्क पड़ा है। आखिरी पेज पे देखें लाल के ऊपर थोड़ा सा काला डाटा आ गया था, तो वो पूरा पेज हम नहीं बचा सके मार्जिन कम करके। तो मार्जिन कम कर करके हम पेजेस बचा सकते हैं, लेकिन देयर इज़ अ लिमिट, ठीक है।
हम पेज मार्जिन को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। ठीक है जी, इसमें से हम लोगों ने पेज मार्जिन सीख लिए। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं, विच इज़ व्हाट वी कॉल ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पेज की दो तरह की होती है। अगर आप पेज के ऊपर ऐसे ऊपर से नीचे लिखें तो इसे हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहते हैं, ये दिखाया भी हुआ उन्होंने। लेकिन अगर हम इस पेज को ऐसे लिटा के इसके ऊपर लेफ़्ट राइट ऐसे लिखें तो ये हमारा लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है। तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन आप जैसे ही डिसाइड करते हैं तो आपके सारे पेजेस की फॉर्मेटिंग उस हिसाब से चेंज हो जाती है। तो आप गौर से देखें कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया और सिर्फ मैंने लैंडस्केप ओरिएंटेशन किया है, तो अब मेरे 9 पेजेस लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज करके पोर्ट्रेट कर दूंगा तो यही डाटा मेरा 7 पेजेस पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ओरिएंटेशन चेंज करने से आपके पेज नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपने ये रटा नहीं लगाना कि ओरिएंटेशन अगर हम लैंडस्केप कर देंगे तो फिर पेज ज़्यादा बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कभी पेज नंबर्स कम भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा डाटा जिसमें एंटर्स कम लगे हुए हैं ना, अगर हम उसको पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप में करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो ज़्यादा वो कम लेगा पेजेस। ठीक है, तो ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। सो डोंट वरी, आपने बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ओरिएंटेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपने सबसे पहले पेज जैसे ही आप डॉक्यूमेंट करने लगे हैं शुरू, तो आपने ये 3 चीज़ें शुरू में डिसाइड करनी है। नंबर 1 पेज साइज़, नंबर 2 पेज की ओरिएंटेशन, नंबर 3 पेज के मार्जिन्स। अगर आप इनको टाइम पे शुरू में सेट नहीं करेंगे, बाद में सेट करेंगे, तो आपकी पेज के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी प्लेसमेंट हिल जाएगी। कुछ चीज़ें अगले पेज पे चली जाएंगी, कुछ पिछले पेज पे, तो वो आपको बाद में उनको रीफॉर्मेट करना पड़ेगा। तो पेज सेटअप के अंदर ये 3 चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। अब ज़रा हम आते हैं एक पेज के ऊपर। मैं जूम इन करता हूँ और मैं कहता हूँ जनाब ये हमारे पास एक पेज है। जैसे ही आप एक पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस पेज के ऊपर आपको एक रूलर नज़र आता है और उसकी लेफ़्ट साइड पे भी आपको एक रूलर नज़र आता है। इनको हम पेज साइज़ के रूलर्स कहते हैं। और इन पेज साइज़ के रूलर्स के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलेंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम उनको एक एक करके देखते हैं। जो आपका टॉप रूलर होता है ना, ये पेज की विड्थ के हिसाब से आपको बताता है। जब आपने फॉर एग्जांपल मार्जिन सेट किया हुआ है नॉर्मल, तो वो अगर आप देखें कि मार्जिन वाला हिस्सा जो है वो डार्क है और मार्जिन के बाद जो चीज़ आप जहाँ तक लिख सकते हैं वो वाला हिस्सा आपका वाइट है। अच्छा, फिर जहाँ पे मार्जिन आपके ख़त्म हुए वहाँ से आगे फिर डार्क हिस्सा हो गया। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, जहाँ से आपने शुरू करना है ना वहाँ से लेकर तो जो आपका मार्जिन है 1 इंच का वो मार्जिन आ गया और उसके बाद वहाँ से गिनती स्टार्ट कर लेता है। 0 इंच, 1 इंच, 2 3 4 5 6 और 6 के बाद 6.2 और उसके बाद आगे क्योंकि कुछ और था जो कि उसने मार्जिन में निकाल दिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आइटम्स की प्लेसमेंट क्या है, कैसे है, किधर है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये जो लेफ़्ट मार्जिन है ये पेज की लेंथ के हिसाब से आपको बताता है। यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो जो लाइट एरिया है, जिसमें जो शेडेड एरिया है, ये वो एरिया है जो आपका मार्जिन है। अगर आप लाइट और जो डार्क एरिया इसके दरमियान के बॉर्डर पे कर्सर लेकर जाएं तो कर्सर की शक्ल थोड़ी सी चेंज होती है, जो कि आप इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे होंगे। देखिए कर्सर साइड पे, मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ तो कर्सर की शेप थोड़ी सी चेंज होती है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको पकड़ के ऊपर या नीचे अगर करूँगा तो मैं यहाँ से मैनुअली भी मार्जिन चेंज कर सकता हूँ, टॉप वाला सिर्फ। अभी तो हमने मार्जिन जो है ये मार्जिन में जाके यहाँ से कस्टम मार्जिन से चेंज किए थे ना, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहीं से अपने डॉक्यूमेंट में मार्जिन चेंज कर लूँ तो मैं यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकता हूँ। सेम गोज़ विद द बॉटम मार्जिन। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट के बॉटम पे पहुँचते हैं यहाँ पे आपको एक बॉटम मार्जिन नज़र आता है, यानी कि वो जगह जहाँ पे लाइट और जो डार्क एरिया है ये आपस में मिलते हैं। यहाँ पे कर्सर लेकर जाएं तो इसको आप नीचे या ऊपर मूव कर सकते हैं, तो यहाँ से आपकी ये जो फॉर्मेटिंग है ये एडजस्ट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। सिमिलरली टॉप का जो आपका रूलर है यहाँ से भी हम इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ना कुछ और मुसीबतें नज़र आएंगी। यहाँ पे आपको ना ये 2-3 छोटे छोटे बटन्स नज़र आएंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल सैम्पल के तौर पे इन बटन्स को पकड़ के अभी साइड पे कर रहा हूँ तो नीचे आपको भी वही चीज़ नज़र आएगी, डार्क और लाइट एरिया। लाइट और डार्क एरिया के दरमियान में जहाँ पे लाइन है उसको पकड़ के आप इसको लेफ़्ट या राइट मूव करें तो आप अपने डॉक्यूमेंट का
जो मार्जिन है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी है, ये वाइट डब्बी को पकड़ के मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पे करता हूँ। ये वाइट डब्बी क्या होती है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है अभी सीखते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से हम लेफ़्ट और राइट करके इसके मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमने मार्जिन यहाँ से एडजस्ट करना भी सीख लिया। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये डब्बियाँ क्या होती हैं, ये जो निशानियाँ हैं ये क्या होती हैं और इनको कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये होते हैं हमारे पैराग्राफ के मार्क्स, इंडेंटेशंस भी इनको कहते हैं। और इंडेंटेशन को गौर से अगर आप देख लें तो आपको इसको समझने में आसानी होगी। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एक ड्राइंग टूल ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये एक्चुअली चीज़ें होती क्या हैं। ये जनाब अगर आप गौर से देखें, मैं ज़रा ड्रॉ करने लगा हूँ, ये वाली जो चीज़ है ना, ये तीनों चीज़ें ड्रॉ करने लगा हूँ। ठीक है, या हम चले ऐसे करते हैं, इंसर्ट करते हैं स्क्रीन क्लिपिंग, तो वो स्क्रीन क्लिपिंग पे आ जाएगा। मैं यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ना इसकी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और फिर उसके बाद हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। वाह, अब ये एडजस्ट हो गया क्योंकि अब ये मेरे पीछे आ गया, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़रा इधर को कर लेता हूँ। ये तीन चीज़ें हैं जी। ये जो पहली चीज़ है ना, इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट स्क्रीन पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं लिख रहा हूँ इसे। ये आप ये समझेंगे बहुत प्यारा लिखा हुआ मैंने, मेरे से प्यारी राइटिंग किसी की नहीं है, तो आपने ये समझना। फर्स्ट लाइन इंडेंट इसे हम कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट। और ये जो चौकोर होता है ना जी, इसको हम कहते हैं लेफ्ट इंडेंट। सही है। ये चीज़ें यहाँ पे भी कर्सर आप लेकर जाएंगे तो आपको नजर आएंगी। जैसे मैं सबसे ऊपर वाले के ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ तो वो मुझे कहता है दिस इज़ योर फर्स्ट लाइन इंडेंट। होता क्या अभी बताता हूँ। जैसे मैं नीचे वाले पे लेकर जाऊँगा तो वो कहेगा कि जी ये होता है जनाब अली आपका लेफ्ट इंडेंट। नीचे वाले के ऊपर कर्सर आ गया। इन दोनों के दरमियान वाले पे लेकर गया तो ये हुआ हैंगिंग इंडेंट। अच्छा, आप ये करते क्या हैं, ये होते हैं आपकी पैराग्राफ की सेटिंग से रिलेटेड। तो एक्चुअली इन इंडेंट्स को जब मैं मूव करूँगा ना तो आपका वो वाला पैराग्राफ एडजस्ट होगा, वो वाला पैराग्राफ जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो फर्स्ट करें कि मैं ये दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करके इनको मैं जस्टिफाई लाइन कर लेता हूँ ताकि आपको अलाइनमेंट समझ आए। तो जिस पैराग्राफ के ऊपर आप एक ये सेटिंग्स लगाना चाहते हैं आप वो देखेंगे। सबसे ऊपर वाली ये जो पहला है जिसे हम फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं। इंडेंट का मतलब क्या है, इंडेंट का मतलब समझ लें। इंडेंट का मतलब है थोड़ा सा आगे से शुरू करना। इंडेंट का मतलब है थोड़ा सा आगे से शुरू करना। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट जो होता है, अगर मैं इसे थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा तो आप देखें कि दोनों पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो थोड़ी सी आगे से स्टार्ट हो रही है। आप लोगों ने अक्सर नॉवेल्स या इस तरह की चीज़ें देखी होंगी, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जब आप वो डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, नॉवल ओपन करते हैं, तो उसमें हर पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी सी आगे से स्टार्ट हुई होती है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट पकड़ के जितना आप मूव करना चाहें, लेट सपोज आप कहते हैं 1 इंच आगे से स्टार्ट हो, तो आप उसको 1 पे ले जाएं जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि दिस इज़ 1 इंच फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, और अगर मैं इसे पीछे ले जाता हूँ और ये सेंटर पे ये दिस इज़ हाफ इंच फ्रॉम द स्टार्ट, तो ये जो रूलर है ये मुझे एक्चुअली बताता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने चीज़ों को प्लेस कैसे करना है। चले मैं इसको और पीछे ले जाता हूँ, तो दिस इज़ एक्चुअली 0.25 इंचेस फ्रॉम द स्टार्ट। तो आप इंडेंट में फर्स्ट लाइन इंडेंट आप जहाँ पे ले जाना चाहें आप वहाँ पे ले जा सकते हैं। दूसरा होता है जी आपका हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट जो होता है दैट इज़, अगर आप कर्सर लेकर जाएं कहीं पे लेफ्ट इंडेंट लिखा हो, थोड़ा सा कर्सर ऊपर करें तो आपका हैंगिंग इंडेंट बन जाएगा। ये जो हैंगिंग इंडेंट है ना, ये आपके पैराग्राफ की पहली लाइन के बाद वाली लाइंस को एडजस्ट करने के लिए होता है कि आप पहली लाइन के बाद वाली लाइंस कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। तो लेट सपोज मैं हैंगिंग इंडेंट को पकड़ता हूँ और इसको थोड़ा कहीं पे मूव करता हूँ, तो आप देखें कि ये मेरे पैराग्राफ की सबसीक्वेंट लाइंस को, पहली लाइन से बाद वाली लाइंस को वहाँ से शुरू कर रहा है। अच्छा, फिर लेफ्ट इंडेंट क्या होता है। लेफ्ट इंडेंट इन दोनों को सेम रेशो में रखते हुए, अगर आप इन दोनों को इकट्ठा मूव करना चाहते हैं तो फिर आप नीचे जो चकोर बनी हुई है उस चकोर पे क्लिक करके
नीचे जो स्क्वायर बना हुआ है उस पर क्लिक करके आप इसको लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। तो ये है जनाब आपकी इंडेंटेशंस कि आपका लेफ़्ट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट ये कहाँ पे होंगे। हैंगिंग इंडेंट को वापस ले जाते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट को, और इसको भी हम लोग वापस ले जाते हैं। सिमिलरली आपकी राइट साइड पे सिर्फ एक ही अकेला बेचारा इंडेंट होता है जिसे हम राइट इंडेंट कहते हैं। तो राइट इंडेंट को इस तरह मूव करने से ये होगा कि हमारा पैराग्राफ जो है वो उसको थोड़ी जगह पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का अखवाले ज़रिए लिखना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये लेफ़्ट से और राइट से जो है वो 1-1 इंच छोड़ के आ जाए, ठीक है, और इसकी जो पहली लाइन है वो हाफ इंच आगे से स्टार्ट हो जाए, और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये इटालिक हो जाए। तो ये ऐसे लगेगा कि जैसे किसी बड़े आदमी का कॉल है जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग अक्सर आपने देखी होंगी, किसी कोटेशन या कोई शेर या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो आप लिखना चाहते हैं तो आप उसकी इंडेंटेशन जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो इंडेंटेशन है ये हर पैराग्राफ की अपनी अपनी होती है। तो फॉर एग्जांपल ये 2 पैराग्राफ के ऊपर मैंने सेट की थी, तो मैं अगर इस तीसरे पैराग्राफ पे आऊँगा तो इसके ऊपर इंडेंटेशन अभी भी वैसी ही है। तो जो आपका होता है मार्जिन वो पूरे डॉक्यूमेंट का होता है, लेकिन जो इंडेंट्स हैं वो आपके पैराग्राफ के होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। हम लोगों ने इंडेंटेशंस जो है वो लगानी सीख ली है, और हमें ये भी पता चल गया कि लेफ़्ट या राइट इंडेंट क्या होता है। लेफ़्ट या राइट इंडेंट के कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी होते हैं, कुछ बटन्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ, होम की टैब में पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इंडेंट के बटन होते हैं। आप इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि पूरा लेफ़्ट इंडेंट इंक्रीज़ हो रहा है। आप डिक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो पूरा लेफ़्ट इंडेंट जो है वो पीछे जा रहा है, ठीक है जी। तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इंडेंट के बटन से आप ये वाला काम कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करेगा। तो अगर आप देखें गौर से तो लेफ़्ट और राइट इंडेंट जब आप इंक्रीज़ इंडेंट करते हैं तो वो हाफ इंच आगे चला जाता है, फिर दोबारा क्लिक करते हैं तो वो हाफ इंच आगे चला जाता है। तो इस तरह से आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इंडेंट कर सकते हैं। इसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी होता है जी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पैराग्राफ में है, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ, टैब का बटन प्रेस करें, तो टैब का बटन प्रेस करने से भी आपका इंडेंट इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर आप इंडेंट डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस टैब का बटन प्रेस करें। शिफ्ट प्लस टैब का बटन प्रेस किया, शिफ्ट प्लस टैब का बटन प्रेस किया, यानी कि शिफ्ट और टैब दोनों इकट्ठे प्रेस किए तो इंडेंटेशन डिक्रीज़ हो रही है। तो इंडेंटेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की 3 ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ ली। ये बटन्स 2 बने हुए हैं पैराग्राफ की टैब में, आप टैब का बटन भी प्रेस कर सकते हैं और डिक्रीज़ इंडेंट के लिए शिफ्ट टैब, और तीसरा ये है कि आप यहाँ से इंडेंटेशन मार्क्स जो हैं इनको भी पकड़ के लेफ़्ट राइट करके तो आप अपनी मर्ज़ी से इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, एक और चीज़ होती है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ फर्स्ट लाइन इंडेंट मूव करना है तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट ना करें, आप उसका जो है वो सिर्फ पैराग्राफ के स्टार्ट में कर्सर ले जाएं और टैब का बटन प्रेस करें तो वो फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है वो करता है। तो देखें ज़रा डिफरेंस, आपने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया, टैब का बटन प्रेस किया, तो आपका का पूरा पैराग्राफ जो है वो आगे चला गया। लेकिन अगर आप सिर्फ पैराग्राफ के शुरू में आपका कर्सर और आप टैब का बटन प्रेस करते हैं तो दिस इज़ जस्ट लाइक कि आपने फर्स्ट लाइन इंडेंट मूव किया है। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हमने इंडेंटेशन की सेटिंग पढ़ी है। अगली वीडियो में हम कुछ ये वाले फॉर्मेट्स देखेंगे, यहाँ पे कुछ टैब स्टॉप्स होते हैं, लेफ़्ट टैब, राइट टैब, ये वाली चीज़ें देखेंगे, तो उससे भी इंशाल्लाह आपको बड़ी मज़े की ऑप्शंस पता चलेंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।